नमस्कार विद्यार्थियों, शिवशक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने नरेशन में इंटरोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस जो टेंस के थे उनके बारे में पढ़ा था, उनके रिवीजन किया था। आज हम जो नरेशन के अंदर ही जो मॉडल्स हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से अगर मॉडल्स आए हुए हों तो उनका किस प्रकार से हमें नरेशन इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो मॉडल के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मॉडल्स जो होते हैं वो संख्या में, इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। और दूसरी बात बताई थी कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यानी कहने का मतलब अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो तो आपको ऑप्शन दिया हुआ हो कि आप हेज लगाओगे या हेव लगाओगे, तो आपको पता है कि एस फॉर सिंगुलर यानी हेज के लिए किसका यूज की, हेज किसके लिए प्रयुक्त होगा? सिंगुलर के लिए। यानी कि कहने का मतलब है जो हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है अभी 12 टेंस की, वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। दूसरी, अब मॉडल्स में क्या होता है कि मॉडल कभी भी सब्जेक्ट को नहीं देखता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अगर मॉडल का यूज करना है, कैन का यूज होगा, जैसे एबिलिटी को शो करने के लिए, पावर, कैपेसिटी, किसी इन चीज़ों को शो करने के लिए कैन का यूज किया जाता है। प्रेजेंट एबिलिटी है, प्रेजेंट पावर है, कैपेबिलिटी है, तो वहाँ पर कैन चाहे सिंगुलर वी आए चाहे ही आए, एक वचन आए चाहे बहुवचन आए, सबके साथ कैन का ही वहाँ पर प्रयोग होगा। तो कहने का मतलब है कि मॉडल वो होते हैं जो कभी भी सब्जेक्ट को नहीं देखते हैं। मैंने पहले ही बताया कि भेदभाव नहीं करते हैं। तो कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, उनका हम इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार से बनाएंगे। इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो वो तो इजी है, क्योंकि मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही है, और हेल्पिंग वर्ब वाला हमने पढ़ लिया था। दो ही सेंटेंस पढ़े, असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो मॉडल कौन कौन से हैं? एक है कैन। कैन का ही पास्ट क्या होता है? कुड। एक होता है मैं का पास्ट क्या होता है? माइट। एक होता है विल हेल्पिंग वर्ब में भी पढ़ी थी, टेंस में भी, और उनका यूज मैंने जब टेंस पढ़े उस समय बताया था। विल का क्या होता है? वुड। सेल का शुड। मस्ट ही लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, सेल, शुड, मस्ट। उसके बाद में यूज्ड टू, ought टू, डेयर नॉट। यानी ये हमारी जो है मॉडल्स हैं। इन मॉडल का किस प्रकार से हमें नरेशन इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो किस प्रकार से बनेगा? तो सबसे पहले हमने अगर यहां पर ध्यान दें, अगर हम यहां पर ध्यान दें तो यहां पर कैन का कुड लिखा हुआ। कैन भी मॉडल है, कुड भी मॉडल है। कैन का कहाँ यूज होगा? जब मॉडल्स पढ़ेंगे वहां पता चलेगा। कुड का कहाँ यूज करेंगे, मेक का कहाँ पर होगा, माइट का कहाँ पर होगा। यानी इनका यूज किस प्रकार करना है वो तो बाद की बात है। ये सब है क्या? मॉडल्स हैं। इनका हमें इनडायरेक्ट स्पीच है वो किस प्रकार से बनाना है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अभी मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब वाला पढ़ लिया है, 2 सेंटेंस पढ़ लिए हैं, और मॉडल में भी यही सेंटेंस आते हैं। तो किस प्रकार से बनता है? एक रहा हुआ है नीडंट। ये मॉडल है। तो आज तक हमने जितना पढ़ा है नरेशन में वही यहां पर यूज होगा कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस कैसा हो, असर्टिव सेंटेंस होता है। सेंटेंस कैसा हो,
असरेटिव सेंटेंस। तो इन असरेटिव सेंटेंस में यहां पर मॉडल आएगा, कोई भी हो, जो मॉडल्स में कोई सा भी आ सकता है। यहां पर क्या आएगा? सब्जेक्ट। सिंपल है तो इस प्रकार, नेगेटिव है तो यहां पर नोट आ जाएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा। हमें इतना ध्यान रखना कि असरेटिव सेंटेंस हमने जब टेंस वाले पढ़े थे, तो अगर हेल्पिंग वर्ब से वाक्य, हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य आए, टेंस वाले वाक्य आए, तो हमने क्या किया? असरेटिव सेंटेंस थे तो क्या लगाया था? देट। तो यहां पर भी क्या लगेगा? देट ही लगेगा। पहली बात समझ में आ गई होगी। सेंटेंस कैसा हो? असरेटिव। दो प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? देट। पहली बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात पढ़ी थी कि अगर मॉडल यहां पर आ जाए, स्टार्टिंग में मॉडल्स आ जाए कोई सा भी, तो स्टार्टिंग में मॉडल्स आने का मतलब है कि वाक्य कैसा हो जाएगा? इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव में वही है WH वर्ड वाला, और जो डायरेक्ट मॉडल वाला, तो वही यहां पर होगा कि डायरेक्ट मॉडल हो तो यहां क्या लगाएंगे? इफ। और WH वर्ड है तो WH वर्ड ही लगेगा। यहां पर WH वर्ड है, यहां पर मॉडल है तो यहां पर WH वर्ड लगेगा। यानी जितना हमने पढ़ा है वही सब यहां पर रूल होंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। वाक्य करते हैं एक। पहले बता दूं कि कौन किस में चेंज होगा। देखो, कुछ मॉडल्स को इंपेरेटिव सेंटेंस में भी रखा जाता है, जैसे विल, वुड को और कुड को, कि इनके बाद में यू आता है तो उनको इंपेरेटिव सेंटेंस में कंसीडर किया जाता है। हमें इतना कंफ्यूजन नहीं करना है कि हम कंफ्यूज हो जाएं कि किस प्रकार होगा। हमें सब मॉडल में एक ही रूल ध्यान रखना है कि कौन सा असरेटिव है या इंटरोगेटिव है। तो सबसे पहली बात है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर कैन लिखा हुआ हो, तो कैन का पास्ट, क्योंकि हमने नरेशन पढ़े हैं पास्ट में होते हैं, क्या हो जाएगा? कुड। अब आपने कहा कि यहां कुड आ गया तो कुड तो खुद ही क्या है? पास्ट है, तो कुड का कुड ही रहेगा। यानी कि कैन तो कुड में चेंज हो जाएगा, लेकिन कुड है वो कुड का कुड ही रहेगा। कुड पास्ट हो गया। प्रेजेंट एबिलिटी 9th में पढ़ा था कि एबिलिटी को शो करने के लिए कैन का यूज किया जाता है, यानी कि कुछ वर्ब बताई थी, जैसे रन, जंप, है ना। तो उनको शो करने के लिए प्रेजेंट की बात है कि मैं तेज दौड़ सकता हूं, आई कैन रन वेरी फास्ट। तो ये प्रेजेंट की बात है। लेकिन वहां पर मैंने कैन की जगह कुड लगा दिया, आई कुड रन वेरी फास्ट। तो वहां पर है कि ये पास्ट की एबिलिटी बताई जा रही थी, यानी कि पास्ट में ही होगा। तो कैन किस में बदल जाएगा? कुड में। और अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर कुड खुद आया हुआ तो कुड का कुड ही रहेगा। बात समझ में आ गई होगी। उसी प्रकार मैं, प्रेजेंट की बात है, मैं का पास्ट क्या हो जाएगा? माइट। अब माइट आ गया तो माइट का माइट ही रहेगा, क्योंकि पास्ट को शो करेगा। उसी प्रकार विल का वुड हो जाएगा। ये मैंने बताया, सेल शुड वाला कल ही बताया था, हमें वुड करना है। वैसे सेल का क्या हो जाएगा? शुड। अब शुड आ गया तो शुड आ गया तो कुछ नहीं कर सकते, शुड ही रखेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। नीड नोट रहेगा, डेयर नोट रहेगा, यूज टू रहेगा, ओट टू रहेगा, मस्ट में भी चेंज होता है, हेड टू में भी चेंज होता है। हेड टू में कब चेंज होगा तब हम बात करेंगे, जब उनके उदाहरण करेंगे उस समय। अभी हमें इतना ध्यान रखना, कैन का क्या होगा? कुड है तो कुड ही रहेगा, मे का माइट, विल का वुड, सेल का शुड, मस्ट का एक बार मस्ट ही रखो आप, हेड टू होता है। फिर यूज टू ही रहेगा, ओट टू ही रहेगा, डेयर नोट का डेयर नोट ही रहेगा, नीड नोट ही रहेगा। यानी हमें कैन कुड को ध्यान रखना है, विल वुड को ध्यान रखना है, सेल शुड को, मस्ट को, इनको हमें ध्यान रखना है कि ये इस प्रकार पास्ट हो जाएंगे। तो ये आपको पता होगा कि पास्ट यही होगा। तो कुड आ जाए तो कुड ही रखेंगे। कैसे? हम कुछ उदाहरण करते हैं।
he said to me I can solve this puzzle। ठीक है, पजल यानी पहली। He said to me I can solve this puzzle, उसने मुझसे कहा कि मैं इस पजल को सोल्व कर सकता हूं। बाकी नियम सब सेम है, इन्वर्टेड कोमा के बाद पास्ट टेंस ही होना चाहिए। अगर पास्ट नहीं है तो कैन को चेंज नहीं कर सकते, बाकी सब नियम वही है। बस नियम इतना ही ध्यान है कि अगर पास्ट बाहर है, प्रेजेंट और फ्यूचर है तो कैन का कैन ही रखेंगे, वही नियम है। अगर पास्ट बाहर है तो कैन का क्या कर देंगे, कुड। प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित परिवर्तन होंगे। तो सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे। तो वाक्य कैसा है, आई सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, यानी असर्टिव सिंपल सेंटेंस है। तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट, बात बताई गई है, पूछी नहीं गई है, क्या हो जाएगा, टोल्ड। सब वही नियम है, कंफ्यूजन की अवस्था नहीं होनी चाहिए। यहां पर आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में क्या है, ही। आई कौन सा केस है, सब्जेक्टिव। ही भी कौन सा केस है, सब्जेक्टिव। तो आई की जगह क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, उसके बाद कैन है, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, तो कुड। उसके बाद सोल्व, दिस को हमने चेंज किया था, किस में चेंज किया था, टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित परिवर्तन में हमने दिस को देट बनाया था। तो यहां क्या हो जाएगा, देट पजल। ये बात समझ में आई होगी। बाकी सब नियम सेम है, बस यहां पर ही ध्यान रखना है। अब कह दिया कि यहां पर कुड होता तो क्या करते, यहां कैन नहीं है, कुड होता तो कुड तो कुड दी पास्ट है, तो हम प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन कर देते, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए कनेक्टिव लगा देते, बाकी सब ये सही बनता, सेम ही बनेगा, यहां कुड का कुड ही रहेगा। बात समझ में आ गई होगी। जैसे दे सेड टू अस, वी में विन द मैच। ठीक है, मॉडल ही है। कैसा सेंटेंस है, सिंपल। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, देट, बताई गई है, टोल्ड, वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो सब्जेक्ट में क्या है, दे, तो दे भी सब्जेक्टिव केस है, तो वी की जगह क्या हो जाएगा, दे। मे का क्या होता है, माइट, और हम सबको पता है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। यहाँ पर भी मॉडल है, यहाँ पर भी मॉडल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दे रखी है, विन द मैच। यहाँ पर बताओ, अगर यहाँ पर पैसिव वॉइस होता तो क्या करते हम, याद हो गए पैसिव वॉइस, क्या करते, मे के बाद मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म लेनी पड़ती है, थर्ड फॉर्म। तो मे के बाद में जैसा है वैसा ही रहता है ना, तो यहाँ मे का माइट नहीं होता, पैसिव वॉइस में बी लग जाता, बी के बाद बोन हो जाता, तो वो साथ में ध्यान रखना है। तो ये कुछ मॉडल, दो उदाहरण किए हमने, कुछ और उदाहरण हम करते हैं मॉडल्स के कि किस प्रकार से होंगे, और फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कुछ उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं, इनका हमें सॉल्यूशन करना है कि किस प्रकार से हम करेंगे। तो सबसे पहले कैन से शुरुआत है। हेल्पिंग वर्ब भी और मॉडल यूज हमने सीख लिया कि जो मॉडल्स होते हैं वो सब्जेक्ट को नहीं देखते हैं, मूड के अनुसार आते हैं, कब किसका कैसा मूड था उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन करते काम हेल्पिंग वर्ब के जैसा ही है। तो जब वाक्य की शुरुआत अगर हेल्पिंग वर्ब से हो या मॉडल से हो, WH वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब से होती है, मॉडल से होती है, तो वाक्य कैसा होता है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव है
तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, इफ। फिर आपने सीखा कि वाक्य को असर्टिव सेंटेंस बनाया जाता है, तो यहाँ पर सेड टू है, बात बताई गई है, तो क्या हो जाएगा, टोल्ड। मैं यहाँ पर फिर बता दूं आपको, ये आपको हल किया हुआ मिलेगा, वाक्य का भाव होता है, क्योंकि एक तीसरा सेंटेंस है, इसमें एक सलाह दी गई है, यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर टोल्ड नहीं हो सकता, हम यहाँ टोल्ड ही करेंगे, आपको चेंज किया हुआ मिलेगा। हम जब और आगे पढ़ेंगे, एक्सरसाइजेज करेंगे, तब समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये हुआ है। आपको जितना यहाँ तक हल किया हुआ मिलेगा, तो यहाँ पर टोल्ड हर बार हो वो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमने टोल्ड कर दिया, उसके बाद हमें पता है कि कैन का क्या होगा, कुड। तो मैं अगर कैन को यहाँ रख देता हूँ तब तो वाक्य इंटरोगेटिव हो जाएगा। तो मुझे पता है कि यहाँ सब्जेक्ट के बाद लिखना है, तो क्योंकि कुड में लिख सकता हूँ, क्योंकि हम हेज है को हेड में चेंज कर रहे थे, वाज इज आर एम को वाज वर में चेंज कर रहे थे। वहाँ पर वाज लिख रहे थे तो पहले देख रहे थे कि सब्जेक्ट कौन है, लेकिन मॉडल है तो मॉडल में सब्जेक्ट का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ वही होगा। तो कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड। उसके बाद यू है, यू यहाँ आएगा तभी तो असर्टिव बनेगा। तो यू अभी यहाँ लिख नहीं सकता क्योंकि अभी चेंज करना है यू को। तो यू प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू कौन सा केस है, सब्जेक्टिव। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, आई। और मॉडल के बाद में तो वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हेल्प का हेल्प रहेगा। फिर आ गया मी, मी भी क्या है, प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या है, रोहित। तो रोहित तो नाउन है, तो रोहित के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, लड़का है तो क्या लगाएंगे, ही। समझ में आ रहा होगा। फिर तो मी है, तो मी कौन सा, आई का है, आई माई मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर भी ही का ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। उसके बाद में इन, इन के बाद में माई लिखा हुआ है, माई भी कौन सा है, माई है, आई का ही केस है, आई माई मी। तो वापिस फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में कौन है, रोहित, रोहित के लिए ही। तो ही का पजेजिव केस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा केस है, पजेजिव है, तो ही, हिज, हिम, इनमें से कौन सा होगा पजेजिव केस, बीच में आया जो, यानी हिज और वर्क। देखो सबसे ज्यादा यही कंफ्यूजन होती है कि सर ये तो हिम और हिज, ये तो थर्ड पर्सन है, तो चेंज ही नहीं होते हैं। ये चेंज नहीं हुए, चेंज मी और माई हुआ है, ये चेंज होकर यहाँ पर आए हैं। अगर यहाँ पर हिम लिखा हुआ होता तो हम नहीं चेंज करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि थर्ड पर्सन है। लेकिन यहाँ पर तो फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है, ये तो चेंज होगा ना, तो चेंज तो होगा, जैसे इनका रूल है उसी प्रकार से। अगर हिम यहाँ लिखा हुआ है तो फिर कैसे चेंज होगा, यहीं पर कन्फ्यूजन होती है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस है, शी सेड टू मोहित, उसने मोहित से कहा, मे यू डू दिस वर्क। संभावना को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, परमिशन के लिए, वो बाद की बात है। प्रश्न पूछा गया है, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, WH वर्ड नहीं है, WH वर्ड होगा तो WH वर्ड लगाते। तो यहाँ पर मॉडल ही है, तो वापस हेल्पिंग वर्ब वाला रूल, इफ। फिर मैं, आपको पता है किस में चेंज होता है, माइट में, तो यहाँ लिखूंगा तभी तो वाक्य असर्टिव होगा। फिर यू सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में क्या है, मोहित, सब्जेक्ट में क्या है, सी, तो सी गर्ल है और मोहित लड़का है, यानी कि हमें वो मेंशन नहीं करना पड़ेगा कि हमने ये किसके लिए लगाया है। यानी मोहित के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करते हैं, ही, और यहाँ पर सी है तो अलग अलग है। तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। उसके बाद डू का डू ही होगा। दिस, टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित परिवर्तन पढ़े थे, दिस का क्या हो जाएगा, देट वर्क, और फुल स्टॉप। ये बात समझ में आई होगी। अब ये जो तीसरा सेंटेंस है, इसमें हम किसी को सलाह दे सकते हैं, है ना, कि हमने किसी को सुझाव दिया
हमने उस किसी को समझाया कि भाई देख, हमें अपने जो माता पिता हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, माने तो मान, मत माने तो मत मान, वहाँ पर शुड का यूज होता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टोल्ड ना होकर, ठीक है, यहाँ एडवाइज्ड भी हो सकता है, गलत नहीं है, इतना चेंज किया हुआ आएगा। हमने अभी तक टोल्ड पढ़ा है और आपको चेंज किया हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले वाक्य सिंपल है, देट लगाएंगे, ठीक है। एडवाइज कर दो, अभी आपने टोल्ड सीखा तो टोल्ड कर दिया। उसके बाद में यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट में क्या है, मी। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस ही लाना है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। शुड को किस में चेंज कर दें, सेल में। शुड चेंज नहीं होगा, शुड का शुड ही रहेगा। शुड रेस्पेक्ट, वापिस योर कौन सा पर्सन है, सेकंड, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में मी है, तो मी का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, माई पेरेंट्स। ये समझ में आया होगा किस प्रकार से चेंज हुए हैं। अगला सेंटेंस है, यहाँ पर भी सलाह दी गई है, किसी को प्रतिबंधित किया जाता है, मस्ट का जब यूज होता है तो मैंने ऐसे बताया था कि हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये मानना ही पड़ेगा। अगर मान लेते हैं ये लिखा हुआ है यू मस्ट वियर द सीट बेल्ट, तुम्हें सीट बेल्ट पहननी ही चाहिए। क्यों पहननी चाहिए, गाड़ी चलाते हैं उस समय, यानी कि 4 व्हीलर कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, सीट बेल्ट जरूरी है, नहीं तो जुर्माना लग जाता है। तो यहाँ पर सलाह हो सकती है, हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, हमने यहाँ क्या लिखा, टोल्ड, फिर सिंपल है, देट, यू क्या हो जाएगा, आई, मस्ट को चेंज नहीं करेंगे, वियर द सीट बेल्ट, इतना ही इसी प्रकार से वाक्य बनेगा। तो ये मॉडल वाले सेंटेंस थे जो हमें उस समय भी अगर पढ़ते तो वो साथ में ही हो जाते, आज अलग से पढ़ा है ताकि आराम से समझ में आ जाए। बाकी रूल कोई स्पेशल नहीं है, हमें पता है कि जो प्रेजेंट का है उसका पास्ट करना है। बाकी माइट आ गया तो माइट का माइट रखेंगे, यूज्ड टू आ गया, ओट टू आ गया, शुड आ गया तो उनको वही रखेंगे, कोई चेंजेज नहीं करेंगे। तो ये मॉडल्स जो इनका इनडायरेक्ट स्पीच है हमने पढ़ लिया है। अब हम सोमवार से जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उनके किस प्रकार से हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाने हैं वो सीखेंगे। और कल संडे है तो संडे को आपको टेंस की और पैसिव वॉइस की और इस नरेशन की आपको 3 एक्सरसाइज, आपके पास जो भी मटेरियल है, किसी के पास 10th का होगा, किसी के पास 9th का, तो किसी का भी जो भी मटेरियल है उससे आपको एक्सरसाइज करनी है अपनी नोटबुक में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।